एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम आम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और इसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। नाज़रीन, इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि इन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को परनेस्टेंट हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया, इसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल दिया, क्योंकि इसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आइंस्टाइन की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हैरवी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ ही दिनों के बाद मिन्स्टन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो इनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हानस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो इसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर इसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना चाहते थे। ये इनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जानिब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां इन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली। फिर इसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। नाज़रीन, इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि इनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियां बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना था और डॉक्टर हैरवी ब्रेन लेकर कैंसर के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगी। यहां वो अपने फारिग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते थे। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ब्रेन लेकर रहते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च न कर सके। उल्टा इनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि इनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी इन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेसिक न्यूरोएथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्ड रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा इन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक एक जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानों के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कार्पोस क्लोज ऑफ नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। नाज़रीन, इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है, फिर ब्रेन हमारे जिस्म के इस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी को पहचानने और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में पावर पोस्ट कोलोसम का क्या काम है। फर्ज करें कि आप बोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं,
या फिर मोबाइल सिम पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप करते हैं तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक होती है तो आपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके इस मिस्टेक को अरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो इसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं इसको कोरेप्स कलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कोरेप्स कलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी इनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था और रिसर्चर्स का मानना था कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब यह है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से भी सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो इसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब इन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे कि बल्कि हमेशा अपनी सोचों में गुम रहते थे। इनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि इनको सैंपल मैथ के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे। आइंस्टाइन ज्यादातर मैथ और साइंस में ज्यादा नंबर हासिल करते थे, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में इनके नंबर कम आते थे। साइंस और मैथ में इनके सबसे ज्यादा नंबर आते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक एक के पास भूल गई। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपनी ज्योमेट्री के कंसेप्ट क्लियर कर बैठे थे। ना सिर्फ इतना बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रांग ग्रिप थी कि जब भी वो क्लासरूम में कई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते तो प्रोफेसर घबरा जाते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से इनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन के केसेस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। नाज़रीन, इस वक्त आइंस्टाइन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में मौजूद है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।